हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। आप सभी ने देखा होगा, हाल ही में पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को शामिल किया है। तो गाइस, फ्यूचर में इंडिया के ऊपर कितना ज़्यादा प्रभावित हो सकता है ये HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, इसके बारे में बात करेंगे। और फ्यूचर में कौन कौन सी हथियार के ऊपर ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही जानेंगे इस HQ-9 डिफेंस के बारे में कुछ हिस्ट्री, और इस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम कितना शक्तिशाली है और एक्चुअल में कितना ज़्यादा कैपेबल है, इसके बारे में बात करेंगे। गाइस, इंडिया और पाकिस्तान के अगर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में अगर कहा जाए तो ये एक वीडियो में बताना असंभव है, इसलिए इसका एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। इस वीडियो को पर्टिकुलरली फोकस किया गया है पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 के ऊपर, और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज को दिखाया गया है। गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आपको बहुत बड़ा एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां पे इंडिया की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा कड़े टक्कर मिल सकता है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को। चलिए गाइस, देखते हैं इस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं गाइस, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। गाइस, यहाँ पे चाइना के इस HQ-9 एयर डिफेंस को जानने से पहले जानना होगा चाइना का कुछ हिस्ट्री के बारे में और एयर डिफेंस के रिलेटेड कुछ मोमेंट के बारे में, जिसको जानने के बाद आपका थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा वर्तमान समय के HQ-9 एयर डिफेंस के बारे में। इस हिस्ट्री को जानने के लिए आपको जाना होगा 1950s की दौर में, और उस समय पे हाल ही में कोरियन वॉर समाप्त हुआ था, और जिस वार में चाइना ने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया था और अमेरिका का काफ़ी बुरी तरीके से हार हुआ था। अमेरिका इस हार की बदला चाइना के ऊपर लेना चाहता था, और इसलिए चाइना ताइवान इशू को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, जहां पे ताइवान को अमेरिका अपना खुद का हर एक शक्तिशाली हथियार और इक्विपमेंट दे रहा था, जिसमें से एक था RBE-57D कैनबेरा एयरक्राफ्ट। और ये एयरक्राफ्ट इतना ज़्यादा शक्तिशाली था, उस समय पे सोवियत यूनियन को नाक में दम करके रखा था, और सोवियत यूनियन खुद इस एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और ये एयरक्राफ्ट ताइवान के पास मौजूद था, और जिस समय पे इस एयरक्राफ्ट के मुताबिक चाइना के पास कोई ऐसा फाइटर जेट मौजूद नहीं था ऑल्टरनेटिव सिस्टम के लिए। और उस समय पे ताइवान का ये कैनबेरा एयरक्राफ्ट चाइना के अंदर दाखिल होता था और एयर स्पेस में जाकर चाइना से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस आ जाता था। और इस बात में चाइना को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत था और काफ़ी ज़्यादा चाइना परेशानी में था। फिर चाइना ने S-75 एयर डिफेंस को तैनात किया, और फाइनली एक दिन 7 अक्टूबर 1959 में ये एयरक्राफ्ट फिर से चाइना के बीजिंग में अंदर दाखिल हुआ अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। मगर उस दिन ने ये S-75 एयर डिफेंस सिस्टम इस एयरक्राफ्ट को ट्रैक करके इसको शूट डाउन किया, और इसी के साथ ये इंसिडेंट दुनिया का पहला ऐसा इंसिडेंट था जो किसी एयर डिफेंस मिसाइल ने किसी एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया इंटरसेप्ट करके, और वो भी चाइना के अंदर और अमेरिका के फाइटर जेट। इसके बाद चाइना ने एयर डिफेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हुआ, और चाइना अपना साउथ चाइना सी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया, और इस एयर डिफेंस सिस्टम का एक क्लोन कॉपी बनाया जो इससे भी शक्तिशाली और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसका नाम दिया गया HQ-2। तो गाइस, यहाँ पे बोलने का मेरा एक ही रीजन है, चाइना एयर डिफेंस के मामले में काफ़ी सालों से काम कर रहा है, और चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और तजुर्बा है, तकरीबन 60 सालों का एक्सपीरियंस और तजुर्बा है। क्योंकि यहाँ पे चाइना जो एयर डिफेंस तैनात कर रहा है या बना रहा है, ये मेनली पिछले 60 सालों से अमेरिका के अगेंस्ट है। और ये साउथ चाइना सी का जो अलायंस कंट्री है गाइस, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली अलायंस है। इसके खिलाफ चाइना ने एयर डिफेंस के लिए तैयारी कर रहा है पिछले 60 सालों से। डेफिनेटली वर्तमान समय पे जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चाइना बनाया है, अमेरिका का F-22 या F-35 किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के अगेंस्ट में ही बनाया है। तो डेफिनेटली इस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने में रशिया ने चाइना का काफ़ी ज़्यादा मदद किया है। और जहाँ पे एक बात, भले ही चाइना और रशिया के बीच बहुत सारा विवाद है, मगर जिस बात में अमेरिका का थोड़ा सा नाम आ जाता है, ये दोनों कंट्री बिल्कुल एक होकर अमेरिका के अगेंस्ट में लड़ता है। यहाँ पे जो बात है, पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में ये HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। इंडिया और चाइना का विवाद हाल ही में 2 साल में हुआ है, मगर चाइना ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को फोकस किया है साउथ चाइना सी को काउंटर करने के लिए, और अमेरिका और उसके साथ अलायंस कंट्री को काउंटर करने के लिए। इसलिए इस एयर डिफेंस सिस्टम को इतना हल्के में लेना बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। तो गाइस, यहाँ पे सोवियत यूनियन ने जब पहली बार S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया था, उस समय पे चाइना ने प्लान किया था
चाइना भी ऐसा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा जो चाइना को साउथ चाइना सी से प्रोटेक्ट करेगा। मगर ये जो प्रोजेक्ट था 1975 से स्टार्ट हुआ था और बनाया जा रहा था 1980 से, मगर चाइना के मुताबिक और चाइना की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये खरा नहीं उतरा था एयर डिफेंस सिस्टम। चाइना ने 1993 में S-300 PMU वर्जन 1 एयर डिफेंस सिस्टम को अपने मिलिट्री में शामिल किया। उसके ठीक 4 साल के बाद HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चाइना ने इंट्रोड्यूस कराया और मिलिट्री में भी शामिल किया। डेफिनेटली ये एक S-300 का DNA भी कह सकते हो और ये टोटली S-300 एयर डिफेंस के ऊपर बेस्ड है। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स को अपने मिलिट्री में शामिल किया उसका टाइप ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से और इसके साथ एंटी सैटेलाइट सिस्टम जो लोअर ऑर्बिट होगा और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, और इसके साथ एक नया फीचर्स इसमें ऐड किया गया है एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम्स। स्पेशली ये सिस्टम इंडिया का रुद्रम मिसाइल के अगेंस्ट में किया गया होगा। गाइस यहाँ पे और एक बात कहना चाहूँगा, जनरली S-300 मिसाइल सिस्टम्स 8 से लेकर 10 मार्क तक किसी भी स्पीड को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में सक्षम है और वर्तमान समय पे HQ-9 इस S-300 मिसाइल सिस्टम से कई ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल है। डेफिनेटली कहा जा सकता है 11 से 12 मैक तक किसी भी टारगेट को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगा। इस मिसाइल को इस्तेमाल कर रहा है अल्जीरिया, मोरक्को, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान, और ईरान सबसे बड़ा एक सस्पेक्ट कंट्री है। इस मिसाइल का अगर परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इस मिसाइल का रेंज 250 किलोमीटर प्लस और इसका एल्टीट्यूड 27 से लेकर 40 किलोमीटर। ये मिसाइल क्रूज मिसाइल को 100 किलोमीटर दूर से इंटरसेप्ट करने में कैपेबल है और इसके साथ इस मिसाइल का अगर स्पीड की बात की जाए तो 4.2 मैक है और इसमें इंटरनल नेविगेशन सिस्टम, GPS सिस्टम और भी कई सारा सिस्टम से इस मिसाइल सिस्टम को लैस किया गया है। तो गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है पाकिस्तान के पास कौन सी रेंज वाला मिसाइल सिस्टम मौजूद है। मेरे मुताबिक डेफिनेटली ये 300 किलोमीटर वाला मिसाइल्स मौजूद होगा। इसका कारण चाइना वर्तमान समय पे किसी भी नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि अब देख लो सऊदी अरब को 2000 किलोमीटर वाला बैलिस्टिक मिसाइल चाइना ने बेचा है, म्यांमार को 400 किलोमीटर वाला बैलिस्टिक मिसाइल भी बेचा है और कई सारा ऐसा देश है चाइना ने सीक्रेटली बहुत सारा लॉन्ग रेंज मिसाइल को बेचा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हो पाकिस्तान के साथ वर्तमान में चाइना का रिलेशन बहुत ही अच्छा है और ऊपरी तरफ से 50 से 60 बिलियन डॉलर चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुका है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्सपेक्ट हो सकता है 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक मिसाइल का रेंज हो ही सकता है। इसके अलावा एक एयर डिफेंस मिसाइल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका राडार सिस्टम्स और उसका सेंसर सिस्टम, जो एक एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ही ज्यादा खास और ताकतवर बनाता है। HQ-9 एयर डिफेंस की फायर कंट्रोल राडार की बात होता है तो यहाँ पे HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम में फायर कंट्रोल राडार में है SJ-212, SJ-231 राडार और इसके साथ HT-233 राडार भी इस्तेमाल किया गया है, जो पैट्रियट का MPQ-53 और S-300 का 30N6 राडार से काफी ज्यादा शक्तिशाली राडार माना जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4 से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज और ये मिसाइल सिस्टम 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 6 टारगेट को एक साथ एंगेज कर सकता है। इसी के साथ 6 से 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक और एंगेज करने में सक्षम है। सर्च राडार में टाइप 305B और टाइप 120 और टाइप 305A राडार को इस्तेमाल किया गया है। एक बात बता दूं, ये राडार एक ESR राडार है जो थैलेस का ग्राउंड मास्टर 400 ESR राडार का एक क्लोन कॉपी भी कह सकते, रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये राडार बनाया गया है। गाइस ये राडार बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसका रेंज 450 से लेकर 500 किलोमीटर तक है। इसके अलावा पैसिव सोनार में YLQ-20 और DWL-002 राडार को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा गाइस कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट और डिफेंस सोर्स अपने डिफेंस एनालिसिस के दौरान ये कहा है चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकन पैट्रियट और थर्ड मिसाइल सिस्टम से और रशियन S-300 मिसाइल सिस्टम से और यूरोपियन Aster-30 मिसाइल सिस्टम से कई मामलों में बेटर है और कई मामलों में समान है। मगर ये था गाइस HQ-9 एयर डिफेंस के संबंध में थोड़ा सा जानकारी और इन्फॉर्मेशन। तो गाइस एक्चुअल अगर HQ-9 एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी की अगर बात की जाए, इसलिए आपको नज़र देना होगा पूरे विश्व में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है या तो कन्फ्लिक्ट हो चुका है, इसके ऊपर ही आपको अंदाज़ा आ सकता है, इसके बिना नहीं, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट के बिना आपका कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता है। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन था। इसमें सबसे पहले जानेंगे सीरिया की, उसके बाद यमेन वॉर, उसके बाद ईरान और नागोर्नो काराबाख वॉर के बारे में। गाइस वर्तमान समय पे सीरिया में S-200, S-300, क्यूब, ऑस्का, स्टेला 1, बुक और पैंटासिट S-1 मिसाइल सिस्टम मौजूद है। ये सभी मिसाइल्स 50 साल पुराना मिसाइल सिस्टम से
और इस सभी मिसाइल्स को अगर अपग्रेड करना शुरू करें तो ये 4 से 5 साल लग जाएगा। सीरिया के ऊपर 2015 से एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी तरफ अरब कंट्री और तीसरी तरफ तुर्की और चौथी तरफ नेटो फोर्स ने सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक करना शुरू किया, मगर इन सभी एयर स्ट्राइक को रोक दिया। ये 50 साल पुराना एयर डिफेंस सिस्टम्स, इन सभी का मोटिव था सीरियन गवर्नमेंट को गिराना, मगर इन गवर्नमेंट को एक तरफ से प्रोटेक्ट किया ये सब 50 साल पुराना एयर डिफेंस सिस्टम्स। आए दिन आप सुनते रहते हो इजराइल ने सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, कभी 20 मिसाइल फायर किया, कभी 25 मिसाइल फायर किया। उसमें से आप सुनते रहते हो सीरियन एयर डिफेंस सिस्टम कभी 19 मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया, कभी 24 मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। और जब F-35 फाइटर जेट इजरायली एयरफोर्स में शामिल हुआ था उस समय पे इजराइल अपने प्रभाव विस्तार करने के लिए कई बार F-35 भेज रहा था, मगर एक बार रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये दावा किया था सीरियन S-200 एयर डिफेंस सिस्टम्स इजरायली F-35 फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करके उसको शूट डाउन किया है। मगर उसी समय पर इजरायली एयरफोर्स ऑफिशियली इस बात को डिनाई करता है, मगर हैरानी की बात कुछ ही घंटों के बाद इजरायली एयरफोर्स ऑफिशियल साइट से ये क्लेम किया जाता है सीरिया में एक F-35 फाइटर जेट एक बर्ड से टकराया है और इस फाइटर जेट वर्तमान समय पे फ्लाई करने की कंडीशन में नहीं है, इसको भेजा गया है अमेरिका में। इसके बाद से इजराइल एयरफोर्स ने कभी भी F-35 फाइटर जेट को सीरिया के ऊपर किसी भी टाइम एयर स्ट्राइक करने के लिए भेजा नहीं है। दूसरी तरफ येमेन वॉर की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय पे हुती रेबेल के पास 50 साल पुराना कालाशनिकोव का गन इस्तेमाल हो रहा है और S-75 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल इस्तेमाल हो रहा है और ईरान का दिया हुआ कुछ सीक्रेटली एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है इस्तेमाल कर रहा है। मगर ये इतना पुराना एयर डिफेंस होने के बावजूद हुती रेबेल ने एक यूरोफाइटर टाइफून, एक F-15, 3 F-16 और 21 कॉम्बैक्ट यूएवीज को शूट डाउन किया है और ये कॉम्बैक्ट यूएवीज बिल्कुल स्टेल्थ कैरेक्टर में होता है और एक यूएवी को शूट डाउन करना इतना आसान नहीं होता है जो पिछले नागोर्नो काराबाग में हमने देखा है, जिसमें MQ-9, MQ-1, विंगलोंग 2 और CH-4 जैसा यूएवी शामिल थे। 2019 में हम सभी ने देखा है ईरान ने RQ-4 ग्लोबल हॉक यूएस का सर्वेलांस यूएवीज को शूट डाउन किया है। और तीसरी तरफ नागोर्नो काराबाग वार की अगर बात की जाए तो नागोर्नो काराबाग वार में हमने देखा है काफी सारा अजरबैजान का कॉम्बैक्ट यूएवीज को शूट डाउन किया है आर्मेनियन एयर डिफेंस फोर्स ने। तो गाइस यहाँ तक जो आपके सामने HQ-9 एयर डिफेंस के बारे में आपको कह रहा था, ये सब HQ-9 एयर डिफेंस के बारे में एक पॉजिटिव साइड है। अब हम बात करेंगे HQ-9 का नेगेटिव साइड। गाइस यहाँ पे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट HQ-9 एयर डिफेंस के बारे में कुछ एक्सट्रीमली क्लेम कर रहा है, जैसा कि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ये क्लेम कर रहा है ये HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाक आर्मी में शामिल होने से इंडिया का जो कुछ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाला वेपन से बिल्कुल नाकारा हो गया, जैसा कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स और भी कई सारा हथियार जो एयर स्पेस को और एयर डोमिनेंस को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता था, उस टाइप का हथियार। तो गाइस यहाँ पे पहले चलते हैं कितना नेगेटिव पॉइंट है और कितना ये बात सच है। इंडिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज होने वाला है। इस बात को जानने के लिए फिर से वर्ल्ड वाइड जहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है या कन्फ्लिक्ट हो चुका है उसमें जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो येमेन वॉर की अगर बात की जाए तो और पिछले 5 सालों से सऊदी में सबसे शक्तिशाली और सबसे एडवांस एयर डिफेंस तैनात था और इस एडवांस एयर डिफेंस को खुद ऑपरेट कर रहा था अमेरिकन एयर डिफेंस फोर्स। इसके बावजूद हुती रेबेल का 50 साल पुराना वाला एक स्कूट मिसाइल टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सका। हुती रेबेल का ये मिसाइल सऊदी अरामको ऑयल फैक्ट्री में सक्सेसफुली जाकर हिट करता है और सऊदी इकोनॉमी को काफी ज्यादा डैमेज कर किया है। दूसरी तरफ इजराइल की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय पे इजराइल को सबसे ज्यादा सिक्योर और सबसे ज्यादा सेफ्टी कंट्री माना जाता है। इसका कारण इजराइल में वर्तमान समय पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली एयर डिफेंस तैनात रहता है, पूरे साल ऑपरेशनली एक्टिव रहता है। मगर इसके बावजूद हमास के साथ जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उस कन्फ्लिक्ट में हम सभी ने देखा है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हमास का ये रॉकेट रोक नहीं पा रहा था, जहाँ पे हमास का ये रॉकेट बिल्कुल बेसिक किस्म का रॉकेट था। यहाँ पे इजराइल का काफी ज्यादा इकोनॉमिक जोन में हमास का रॉकेट हिट किया था। और इसके अलावा नागोर्नो काराबाग वार में अगर बात की जाए हमने सभी ने देखा है S-300 एयर डिफेंस को तबाह होने में। इसके साथ अजरबैजान के पास S-300 PMU वर्जन 2 एयर डिफेंस मौजूद था। ये एक मॉडर्न और अपग्रेडेड एयर डिफेंस है और बाराक 8 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो इंडिया खुद इस्तेमाल कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे अजरबैजान के पास इतना शक्तिशाली एयर डिफेंस होने के बावजूद आर्मेनिया के पुराना टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को रोक नहीं पाया। यह हम सभी ने देखा है जब जब आर्मेनिया
टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया था, सक्सेसफुली जाकर अपने टारगेट के ऊपर हिट किया था। तो गाइस मेरा बोलने का एक ही मतलब है, यहाँ पे 90% एयर डिफेंस सिस्टम 50 साल पुराना नहीं, यहाँ पे दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके बावजूद 50 साल पुराना वाला एक मिसाइल टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकता है। तो गाइस सोचिए, इंडिया के पास वर्तमान समय पे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली और एडवांस मिसाइल सिस्टम मौजूद है। तो गाइस ये डिफेंस एक्सपर्ट कैसे ये सोच सकता है इंडिया का जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कुछ पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा नाकारा हो गया, ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो गाइस इन द रिजल्ट में अगर बात की जाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पहले के मुकाबले में। पहले पे जहाँ पे 0 के बराबर था, वर्तमान समय पे ये 0 से लेकर 70% इंक्रीज हुआ है। डेफिनेटली HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है और ये दुनिया का टॉप 10 में से एक एयर डिफेंस सिस्टम है। वर्तमान समय पे इसमें ESR राडार को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और चाइना के पास पिछले 60 सालों का एक्सपीरियंस मौजूद है। तो यहाँ पे डेफिनेटली HQ9 एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है जहाँ पे एयरफोर्स के अगेंस्ट में कुछ टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं इंडियन कुछ वेपन्स को और कुछ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी साइड से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नकारा कर दिया, इसका एकदम मान्यता नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड वाइड की अगर बात की जाए तो इंडिया के पास वर्तमान समय पे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और बेहतरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है, जैसे कि शौर्य मिसाइल्स, धनुष मिसाइल्स, सागोरिका मिसाइल्स, काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स है। भले ही HQ9 एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम हो, मगर यहाँ पे अगर पूरे वर्ल्ड वाइड की तरफ अगर बात की जाए तो इंडिया के पास एडवांटेज फिर भी रहेगा, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों फैक्टर होता है। ये पिछले कई सारा वार में और कई देश अपने स्ट्रेटेजिक के रूप में इस्तेमाल करता है। जैसे कि ईरान क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता है, दूसरी तरफ इजराइल क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता है। यहाँ पे इंडिया के बात की जाए तो इंडिया के पास क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों वेपन्स मौजूद है और ये वेपन्स अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, क्या इंडिया के पास क्या काउंटर सिस्टम्स मौजूद है।